रायसीना डायलॉग 2020 में मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बयान पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा है कि आप डी रेडिकलाइज करने की बात कर रहे हैं और यह भी बताते चले कि किस किस को डी रेडिकलाइज करोगे। रिपोर्ट देखिए। इट इज हैपनिंग फ्रॉम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम religious places and sites, and then there are a group of people who are spreading this. So I think first what you get to think is you get to the nerve of the whole thing as to who's radicalizing people. जनरल साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा कि कनाडा में गोरों की हुकूमत ने भी वहां के मुकामी लोगों के बच्चों से भी ऐसा जुल्म किया था और बरसों के बाद सदर को माफी मांगना पड़ा। कि आपने एक गलत परंपरा डाली है कि आप ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे जो आपकी मर्जी के मुताबिक बयानात देते चले आए। रायसीना डायलॉग 2020 में मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कुछ बयानों को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। रेडिकलाइज के सवाल पर ओवैसी ने उन्हें कनाडा के गोरे हुक्मरानों की याद दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि सीडीएस को जुवेनाइल एक्ट पढ़ना चाहिए। कांग्रेस पहले से ही हुकूमत पर उनकी जबान बोलने वालों को प्रमोट करने का इल्जाम लगा रही है। तेलंगाना में एक रैली से खिताब करते हुए ओवैसी ने मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाते हुए सवालों की बौछार कर दी। ओवैसी ने कहा कि भीड़ की शक्ल में दहशत फैलाने वालों को रेडिकलाइज कौन कर रहा है। To say that radicalization cannot be countered, I don't quite agree with this. Radicalization can be countered. You got to start looking at where the radicalization is happening. And the radicalization, who are the people who are radicalizing these people? It is happening from schools, universities, from religious places and sites, and then there are a group of people who are spreading this. So I think first what you get to think is you get to the nerve of the whole thing as to who's radicalizing people. कौन करेंगे डी रेडिकलाइज? जो मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को मार रहे, दलितों को मार रहे। आज उन्हीं में से एक हमारा दलित भाई सदर जमहूरिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खत लिखकर कहता है कि मुझे कोई ऐसे कंट्री को डिपोर्ट कर दो जहां पर मुझे इस तरह का जुल्म नहीं होगा। अखलाक को मारने वालों को डी रेडिकलाइज कौन करेगा? पीलू खान को जयपुर की रोड पर मारा गया। अलीमुद्दीन अंसारी के कातिल हाई कोर्ट से बेल लेकर निकले तो मोदी का कैबिनेट का मिनिस्टर उन कातिलों को फूल का हार पहनाता है। बोलो जनरल साहब, वो मिनिस्टर को कौन डी रेडिकलाइज करेगा? इस मौके पर एमआईएम सदर ने सीए प्रोटेस्ट के दौरान मेरठ एसएसपी के रवैये पर सवाल उठाया। अखिलेश सिंह के पाकिस्तान भेजने वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि ऐसे अफसरान को डी रेडिकलाइज कौन करेगा। जनरल साहब, आप डी रेडिकलाइज की बात करते हैं। मेरठ का एसपी मुस्लिम मोहल्लों में जाकर पुलिस फोर्स के साथ कहता है कि खाते या का गाते वा का तुमको पाकिस्तान चले जाओ, वरना पूरी गली को मैं जेल में डाल दूंगा। पुलिस का इंस्पेक्टर एसपी है। किसने बोला उसको कि किसने पाकिस्तान के नारे लगाए? बर्डन ऑफ प्रूफ तुम पर होगा, मुल्जिम पर नहीं होता है। ये ऐसे एसपी का डी रेडिकलाइज कौन करेंगे? एनआरसी को लेकर भी ओवैसी ने असम के अफसरान पर सवाल उठाए। साबिक वजीर आला और साबिक सदर जमहूरिया के कुंबे का नाम हटने पर भड़के ओवैसी ने सीडीएस चीफ से पहले ऐसे अफसरान को डी रेडिकलाइज करने की बात कही। असम की पहली चीफ मिनिस्टर मोहतरमा तैमूरा, उनका नाम नहीं आया। फखरुद्दीन अली अहमद, साबिका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके खानदान के लोगों का नाम नहीं आया। नाम नहीं डालने वालों को डी रेडिकलाइज कौन करेगा? 5 लाख बंगाली हिंदू को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप देंगे और 5 लाख मुसलमानों को नहीं देंगे। इससे रेडिकलाइजेशन नहीं होगा जनरल साहब। सिटीजन अमेंडमेंट का कानून एहतजाज होता है तो बीजेपी के लोग जुलूस निकाल कर कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। इनको डी रेडिकलाइज कौन करेगा? साबिक आर्मी चीफ और मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एमआईएम सदर के टकराव का ये कोई पहला मामला नहीं है। अपने ओहदे की संजीदगी से अलग बिपिन रावत ओहदे पर रहते हुए भी सियासी बयान देते रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए तैयार बैठे ओवैसी भी अपनी जिम्मेदारी पर कायम हैं। लेकिन दहशतगर्दी जैसा संजीदा टॉपिक को मुल्क के बच्चों, स्कूल और मजहबी मकामात के सवाल पर भला ओवैसी कैसे खामोश रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब असेंबली में सीए के खिलाफ तजवीज़ पास कर दी गई है और इस मौके पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनपीआर को लेकर भी सभी को गिनती करने को कहा है। रिपोर्ट देखिए। सीएए के खिलाफ मुल्क भर में हो रहे मुजाहरों का हवाला देते हुए पंजाब असेंबली में इसके खिलाफ तजवीज पास हो गई है। बीजेपी और अकाली दल की मुखालफत के बीच आम आदमी पार्टी और एलआईपी तजवीज के साथ खड़ी रहीं। 2 रोजा इजलास के दौरान वजीर ब्रह्म महिंद्रा ने तजवीज पेश करते हुए इसे अवाम मुखालिफ बताया। तजवीज पास होने के बाद वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनपीआर को लेकर भी सवाल उठाए। The whole thing is now very clear. We are the party, the Vidhan Sabha has rejected this resolution, and what we are going to do is we have asked the government to make whatever changes are necessary to make it acceptable to everybody. We have sent it back to ask for an amendment that on the line, and मैं एक गल भी दस देना थानू कि केरला दे हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच है, ਅਸੀਂ सुप्रीम कोर्ट दे विच केरला ਨੂੰ join ਕਰਾਂਗੇ on this issue. Census is being done now. It will be done on the old level, not on the new level. Every citizen of Punjab will be counted, whether he is a Muslim, a Hindu, Sikh or a Christian or anybody. सीएए को लेकर जहां अकाली दल शुरू से ही कश्मकश में दिखता है, लेकिन आज ऐवान में बीजेपी के साथ तजवीज की मुखालफत करता नजर आया। हालांकि अकाली दल का ये कहना था कि वो कानून में मुसलमानों को जोड़ने के हक में है। नए शहरियत कानून को लेकर रियासती वज़रा और कांग्रेस अरकान ने इसे आईन मुखालिफ बताया है। देखो मैं सीए दे मैं पहले दिन तो अगेंस्ट है। जो अज मनप्रीत बादल होना ने स्पीच की, तुसीं भी अंदर सुनिया, पंजाब दे विच हर जिहड़ा 70% लोग जिहड़े ने वो पिंडां दे विच रहिंदे आ। मैं तो बिल्कुल नहीं अप्लाई करूँगा एज ए सुखजिंदर सिंह कि मैं हिंदुस्तानी हाँ। मेरे दादा मेरे परदादे मेरे पुराना सारे असी हिंदुस्तान दे ये चीज़ तो करना चाहते, ये बिल्कुल नहीं मन्निया जाएगा। अज जो रेजोल्यूशन आ गया असी जे अंदर जो पास हो गया उसदे नाल असी सारे खड़े हैं। और इन्होंने आज विरोध करा है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदू भाईचारे का, सिख भाईचारे का, मुस्लिम अपना क्रिश्चियन भाईचारे का, जिन्होंने बोधी का, जैनी का, पारसी का, जिन्हों नाल धक्का हो रहा सी उन्हों का अज हक मारिया। और अफसोस की गल है कि पॉजिटिवली अमेंडमेंट लियाउंदे, पॉजिटिव अमेंडमेंट लियाउंदे कि इन सब का भला होता होने दो, साथ में मुसलमान भाईचारे को भी इंक्लूड करे, तो मैं समझता ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पंजाब की होनी थी। मगर आज सिर्फ सियासत करके, पॉलिटिक्स करके यहाँ से बाहर गए। ऐवान में कुछ नहीं कर पाने वाली बीजेपी के तलबा विंग एबीवीपी ने असेंबली के बाहर मुजाहरा किया, लेकिन ऐवान के अंदर बड़ी अक्सरियत की वजह से इस तजवीज को पास होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। इससे पहले केरल सरकार भी इस कानून के खिलाफ तजवीज ला चुकी है। साथ ही हुकूमत ने कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने केरल सरकार की तनकीद की है। सीएए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सीएए को चैलेंज देने की जानकारी उन्हें नहीं दी। I am there to ensure, to see and ensure that the constitution, letter and spirit and the law is respected, is obeyed, is followed. नए शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत पर अब त्योहारों का रंग भी चढ़ने लगा है। असम के बिहू के बाद शुमाली हिंद में रंगोली के जरिए इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। हालांकि बिहार के साबिक वजीर तेज प्रताप यादव ने तो इसके खिलाफ जीने मरने का अहद दिलाते हुए वो नजर आए। रिपोर्ट देखिए। झंडा को ऊपर कीजिए, हमें इसका संकल्प लेना चाहिए और मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन एनआरसी सीएए को लागू नहीं होने देंगे। त्योहारों में चढ़ते सीएए की मुखालफत के रंगों के बीच तेज प्रताप का ये बयान पटना के सब्जी बाग का है। यहाँ औरतों की क़यादत में हो रहे एहतजाज को देखते हुए इसे बिहार का शाहीन बाग भी कहा जा रहा है। वहीं असम के बाद अब शुमाली हिंद में सीएए की मुखालफत पर त्योहारों का रंग चढ़ने लगा है।
हैदराबाद में खवातीन रंगोली के जरिए इसकी मुखालफत कर रही हैं। सामाजिक कारकुन खवातीन का कहना है कि ये सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि दलित, पिछड़े और सभी कमजोर तबके के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला है। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगों पर बायकॉट एनआरसी की मुखालफत कर रहे लोग शरीयत कानून को आईन मुखालिफ बता रहे हैं। रंगोली के जरिए अपनी नाराजगी का इजहार करने वाली खवातीन का कहना है कि वो मुल्क की यकजहती की तस्वीर दिखा रही हैं। असम में बिहू के खास त्योहार पर एनआरसी और सीएए के कागजात जलाने के बाद शुमाली हिंद की तस्वीरें काफी मायने रखती हैं। केरल, तमिलनाडु के बाद तेलंगाना की खवातीन का ये अंदाज अवामी नाराजगी का एक नमूना है। वहीं कर्नाटक के मंड्या में एक मजहबी पूजा के दौरान बीजेपी और जेडीएस कारकुनान के बीच तसादुम हैरान करने वाला है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब त्योहारों में भी कौमी यकजहती और आपसी भाईचारा नहीं रहेगा तो गंगा जमनी तहजीब वाला हमारा मुल्क आखिर कहाँ जा रहा है और हम सियासतदानों की नफरत भरे जाल में कब तक बेबस बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी एमएलए सोमशेखर रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज कांग्रेस कारकुनान ने मुजाहरा किया। मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन लोग पुलिस पर उन्हें गिरफ्तार करने से बचाने का इल्जाम लगा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 3 जनवरी को सोमशेखर ने कहा था कि मुसलमान 17% हैं और वे 80%। अगर वे सब आपे पर आ गए तो क्या होगा। इस बयान के बाद अपोजिशन जमातों ने जमकर हंगामा किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए बीड़ा उठाया है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने महकमा इंसानी वसाइल को कहा है कि वो हर साल बच्चों के दिल और दिमाग से इम्तहान का डर दूर करने के लिए बेहद मुनज़्ज़म तरीके से प्रोग्राम मुनाकिद करें। 2018 से शुरू हुआ प्रोग्राम 2020 में भी ये 20 जनवरी को होगा और इस बेहद खास प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे होने वाला है, इसको समझने के लिए प्रोग्राम के मुंतज़िम और महकमे इंसानी फलाह बहबूद के ज्वाइंट सेक्रेटरी केंद्रीय विद्यालय के नायब सदर आरसी मीणा से खास बातचीत की हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ आशिफ इकबाल ने। हिंदुस्तान में पेरेंट्स अगर सबसे ज्यादा चिंतित किसी बात को लेकर होते हैं तो वो बच्चों की परीक्षा को लेकर। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम के तहत बच्चों के मन के डर को दूर करने का बीड़ा उठाया है। हम तमाम मसलों को समझने के लिए इस वक्त इस कार्यक्रम के संयोजक और एमएचआरडी डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी आरसी मीना जी के साथ हैं। हम सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं, सर कार्यक्रम की रूपरेखा आप लोग वृहद कर रहे हैं। पहले रजिस्ट्रेशन में 1,20,000 बच्चे थे, इस बार 3 लाख। कैसे क्या है कार्यक्रम को जरा देखिए। ये जो कार्यक्रम है आज से 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। पिछले साल भी 29 जनवरी को तालकटोरा स्टेडियम से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइव बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया था, उनके प्रश्न लिए थे, उनका जवाब दिया था, जो कि परीक्षा के अंदर उनके तनाव को लेकर या उनकी चिंताओं को दूर करने से संबंधित थे। सेम उसी पैटर्न पर इस साल भी माननीय प्रधानमंत्री, चूँकि फरवरी में अभी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो उसी पैटर्न पर इस साल भी 20 जनवरी को 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के ही नहीं बल्कि विदेश के भी जो इंडियन स्टूडेंट है, सीबीएसई के स्कूल है, उनसे सीधे रूबरू होंगे, उनसे प्रश्न लेंगे, उनका जवाब देंगे, जिससे कि बच्चों के अंदर एक सुखद माहौल बने एग्ज़ाम देने के लिए, उनको टेंशन उनके दिमाग में ना रहे। जैसा कि पिछले साल हमने इसके लिए एक ऑनलाइन कंपटीशन करवाया था, तो लास्ट ईयर करीब 1 लाख बच्चों ने इसमें भाग लिया था। इस साल भी हमने माईगव के प्लेटफॉर्म पर हमने लाइव कंटेस्ट कराया था। इसमें बच्चों को 5 विषय दिए गए थे, उन पर उन्हें निबंध लिखने थे 200 से 500 शब्दों के बीच में, और उनमें जो विनर जो थे उनको स्टेट वाइड हमने कमेटियाँ स्टेट गवर्नमेंट की मदद से बनाई थी, उन्होंने फिर उसको सिलेक्शन किया था। इस साल हमें उसके लिए 3,10,000 लोगों की एंट्री आई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3 गुना ज़्यादा है। सर इसको लेकर ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये थॉट्स थे प्रधानमंत्री की कि प्रधानमंत्री अगर बात करें बच्चों से तो बच्चों के मन का जो डर है वो दूर हो सके। इस बार कोशिशें कैसी हैं, क्या प्रोग्राम कहाँ होगा, प्रधानमंत्री कहाँ मौजूद होंगे और कैसे आप लोग इसको टेलीकास्ट करें, किस तरीके से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 10:45 के करीब आ जाएंगे स्टेडियम में, तो सबसे पहले वहाँ पर हमने एक पेंटिंग का आयोजन किया है। ये जो पेंटिंग है इसके लिए भी हमने कंटेस्ट की थी। सीबीएसई ने अपने सीबीएसई स्कूलों में, माईगव ने बाकी बच्चों के लिए और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने संगठन के बच्चों के लिए। एग्ज़ाम स्ट्रेस को बच्चे किस तरह से देखते हैं, उसके क्या सुझाव हो सकते हैं, या दूसरी चीज़ें जैसे अभी चल रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत है, फिट इंडिया मूवमेंट है, या प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, या फिर
जल संरक्षण की बात है, इन सब पर हमने पेंटिंग्स बनवाई थी अच्छी अच्छी, और जो बेस्ट पेंटिंग सेलेक्ट की गई हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने वहाँ पर उनको दिखाया जाएगा। उन पेंटिंग को देखने के बाद में प्रधानमंत्री जी सीधा स्टेडियम के अंदर जाएंगे और वहाँ पर वो सीधा वार्तालाप बच्चों के साथ में करेंगे। स्टेडियम के अंदर करीब 2000 बच्चे मौजूद होंगे। इन 2000 बच्चों का चयन भी हमने वो जैसा आपको बताया कंपटीशन के थ्रू सेलेक्ट किया है। स्टेडियम में भी लाइव क्वेश्चन लेंगे, सभी स्टेटों के अंदर वहाँ उपस्थित बच्चों से वहाँ से भी लाइव क्वेश्चंस लेंगे, और विदेशों में भी जो हमारे सीबीएसई स्कूल है वहाँ से भी लाइव क्वेश्चंस लेंगे। तो मीना साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही है और एक्साइटमेंट है, तमाम बच्चों को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आप सोच सकते हैं कि 1,20,000 पिछली बार और इस बार 3 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस कार्यक्रम में क्या क्या निकल कर सामने आता है और प्रधानमंत्री क्या गुरु मंत्र देते हैं। कैमरा प्रदीप के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली।